आज का पहला आर्टिकल पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में है। रिसेंटली एसबीआई ने फ्लैग्स ऑफ किया व्हीकल्स टू प्रमोट पीएम स्वनिधि स्कीम। एसबीआई जो है पीएम स्वनिधि स्कीम को अभी भी प्रमोट कर रही है। इसका रीज़न हम लोग जानते ही हैं कि एसबीआई चाहती है कि स्वनिधि स्कीम से जो है स्ट्रीट वेंडर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन की फैसिलिटी मिल सके। तो आइए इसके बेसिक्स जान लेते हैं। जो पीएम स्वनिधि स्कीम है वो फर्स्ट जून 2020 में लॉन्च की गई। इसके लॉन्च करने के पीछे कारण जो था वो हमारा कोरोना था, कोविड-19 की वजह से हमारे जो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं वो ठेले वाले वगैरह वगैरह होते हैं जो अपने रोड के बगल में शॉप्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो ये 1 जून 2020 को लॉन्च की गई। इसमें 3 तरह की फैसिलिटीज़ हैं लोन की। पहली फैसिलिटी 10,000 तक लोन मिलेगा, दूसरी फैसिलिटी 20,000 तक लोन मिलेगा और तीसरी लोन की फैसिलिटी 50,000 तक है। इस फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप टाइम से रीपेमेंट करते हैं, टाइम से रिटर्न करते हैं, डिजिटली लोन को लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। 50,000 तक का थर्ड टाइम में आप लोन उठा सकते हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हमने देखी कि ये स्कीम लॉन्च कब की गई और इसका पीरियड कब तक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए आप कि इसकी किस मिनिस्ट्री ने पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर को जो स्कीम है स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च की गई। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ बताई गई है। आप ये चीज़ जान लीजिए, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये देखिए 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी स्कीम में कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहले भी मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है हम ये देख लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल मनी देती है, टोटल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये देखिए आप। और स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि 60% कुछ जगह पर सेंटर देती है, कुछ जगह पर 90% देती है, कुछ जगह पर 100% देती है। मैं आपको बता देता हूँ ये किस में। 60% स्टेट्स को देती है जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, 90% हिली रीजन को देती है, 100% यूटीज़ को देती है। तो ये सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच का डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं कि इसकी फैसिलिटेशन और क्या क्या ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर रहा है, इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट। अगर आप रेगुलर रीपेमेंट करते हो, लोन को अच्छे से चुकाते हो तो आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको जितना लोन आपने उठाया था उसका कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। रिवार्ड, अगर डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कुछ स्टेट, मैंने आपको बताई है कि स्टेट को सारा पैसा सेंट्रल सेक्टर की स्कीम की मदद से मिल जाता है। क्या करते हैं फिर, स्टेट को केवल रूल्स बनाने होते हैं। जो स्टेट अपने रूल्स बना देता है उस रूल्स के थ्रू आपको ये फंडिंग मिल जाती है। जो स्टेट रूल्स बनाने से कतराते हैं उन्हें फंडिंग नहीं मिलती है। तो हमने स्वनिधि स्कीम्स के बारे में जाना, और स्वनिधि स्कीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कोरोना के टाइम पर लॉन्च की गई थी 2020 में, और अब ये 24 तक एक्सटेंड कर दी गई है।
पहली चीज़ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दूसरी चीज़, ये दो चीज़ें जो होती हैं किसी भी स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और थर्ड चीज़ होती है कि ये स्पॉन्सर्ड है या फिर सेक्टर है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी फंडिंग देती है। यूपीएससी ऐसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है जो कुछ डिफरेंट होती है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम। अगला आर्टिकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। ये आर्टिकल मैं इसलिए लाया हूँ, अभी तक 14 स्टेट ने नेशनल एजुकेशन जो ज्वाइन ही नहीं की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के स्टेट हैं, कुछ उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम। मगर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्ट ऑप्शन आएगा यूपीएससी में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई और 2023 तक सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दी गई। सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दी गई। ऑल वर्ड आ गया, एक्सेप्शनल वर्ड है। जब भी एक्सेप्शनल वर्ड होता है तो हमें ध्यान से देखना होता है ऑल जगह लॉन्च कर दी गई है या नहीं। तो यही गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। सभी जगह की नहीं है, 14 स्टेट में अभी भी नहीं की है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें कौन सी चीज़ न्यूज़पेपर में कैसे पकड़नी है। आप अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और टाइम का अच्छा यूज़ चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप 1.5 की स्पीड से यूट्यूब पर सुन सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो स्लो है। और जिन लोगों को ओरिजिनल स्पीड में सुनना है तो उनके लिए ओरिजिनल स्पीड बेटर है। वैसे मैं कहूँगा ओरिजिनल स्पीड में वीडियो सुनना चाहिए क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो स्लोली ग्रास्प करता है किसी भी चीज़ को। जब हम किसी भी वीडियो को बहुत फास्ट सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी मेमोरी उस तरह से वर्क नहीं करती और वो जल्दी से हमारी मेमोरी से पॉइंट्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो को बहुत तेज़ भी बना सकता हूँ मगर मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि हमारे माइंड की ग्रास्पिंग पावर जिस तरह से बनाई गई है उसी तरह से हमारे बोलने की पावर भी बनाई गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है देखिए, गिवन दैट 40% ऑफ द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान बजट मस्ट बी वॉर्न बाय द स्टेट। अब ये आप देख लो, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या हुआ जब इसे 2013 में, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, प्रधानमंत्री उच्चतर, हाँ ये देखो, जब इसे 2013 में लॉन्च किया गया तो इस स्कीम का नाम रूसा था। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। मगर 2018 में इसे रीवैम्प किया गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम का नाम पीएम ऊषा रख दिया गया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैंने जैसे बताई, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब मैंने आपको स्पॉन्सर्ड और सेक्टरल मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का डिफरेंस बता दिया, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। अब बेसिक्स देख लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हम बेसिक्स देख लेते हैं। 2020 में ये लॉन्च हुई, कोरोना के टाइम पे हम लोग घर थे, बैठे हुए थे, तभी गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसने क्या किया, स्कूल में और हायर एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाने के लिए ये स्कीम आई। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लेवल पर इम्प्लीट होगी, हायर एजुकेशन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहीं गलत हो जाएगा। हर चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हाईलाइट करते हैं, उसको बहुत मीनिंगफुली हाईलाइट करते हैं कि कैसे ऑप्शन बनेगा। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि ऐसा सर ने हाईलाइट ही क्यों किया है, क्वेश्चन वहीं बनता है। अगर आप क्यों पर, वाई पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आपको उतनी दिक्कत कम होगी। जिसने वाई हर क्वेश्चन किया वाई करके, उसको क्या होगी, पढ़ाई में इन फ्यूचर दिक्कत कम होगी। अगर अभी आप फास्टली वीडियो देख लेंगे, फास्टली किसी चीज़ को कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बहुत स्कूल और हायर एजुकेशन लेवल पर की गई और इसने रिप्लेस किया हमारी 34 ईयर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को। ठीक है, इसने 34 ईयर 1986 को रिप्लेस किया। अब इसके मेन प्रोविज़न देख लेते हैं।
पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय द स्टेट सेंटर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो जीडीपी का एजुकेशन पे अप्रॉक्स 1.5% है, जीडीपी का जो हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं उसको हम 6% तक लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी डायरेक्ट उठाता है। 6% जीडीपी का जिस दिन एजुकेशन पर खर्च होने लगेगा ना, तो बच्चा एजुकेट होगा, तो ये दंगे वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह और ह्यूमन कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकेगा। दंगे, आप एक बात चीज़ जान लीजिए कि दंगे वगैरह जो होते हैं उसका मेन रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है? अनएजुकेटेड लोगों की वजह से। अनएजुकेशन क्यों होता है? ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी क्यों होती है? क्योंकि इससे हमारे गवर्नमेंट अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, या फिर हम जो अपना मनी है वो खाने पीने में ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, MHRD जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम रीनेम कर ही दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ। ठीक है। टेक्नोलॉजी विंग बनाई जाएगी, एक यूनिट बनाई जाएगी, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है। ठीक है। आगे देखते हैं, यूनिवर्सलाइज किया जाएगा एज 3 से एजुकेशन को। अभी भी यूनिवर्सलाइजेशन है मगर एज 3 से नहीं है। ठीक है। मदर टंग में एजुकेशन प्रमोट की जाएगी क्लास 5 से टिल क्लास 5 तक। ये सब ये यूँ किया जा रहा है। अगर हम मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप भी अगर आप देखोगे, आप कोई भी डिस्कशन अदर लैंग्वेज में सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपनी मदर टंग में किसी भी डिस्कशन को सुनोगे तो आप जल्दी से ग्रास्प कर लेते हो उसको। बोर्ड एग्ज़ाम को ईजियर बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। अब सभी जो एग्ज़ाम है हायर एजुकेशन के, उसमें चेंजेस किया जाएगा, मगर मेडिकल और लीगल सर्विसेज में नहीं किया जाएगा। ऐसे एक्सेप्शनल स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। अब आप आगे देख लीजिए, पहला क्या था, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, 10+2 करके था। ये +2 यहाँ होता था, 10 यहाँ होता था। ठीक है। अब क्या है, अब नया जो स्ट्रक्चर आया है स्कूल एजुकेशन का, 5+3+3+4। अब 5 क्या है, देखो 5 क्या है, फाउंडेशन स्टेज बाद मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी में प्ले एक्टिविटी की जाएगी। प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक होगी। और फिर मिडिल स्टेज क्या है, क्लास 6 तक, क्लास 8 तक होगी। और जो सेकेंडरी स्टेज है वो क्लास 9 से 12th कर दी गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सेकेंडरी स्टेज 10 to 12th कही जाती थी। आज भी कहते हैं हम लोग सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, मगर पहले जो था अब इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो इस पूरे आर्टिकल में 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि सारे स्टेट ने अभी ये स्कीम एक्सेप्ट नहीं की। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। और हम जो है अपने जो जीडीपी का खर्चा करते हैं उसमें से 6% जो है वो एजुकेशन पर लगाएंगे। अभी कितना खर्च करते हैं ये आपको देखना ज़रूरी है। आई फील दैट अप्रॉक्स 1.5% विल इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। अप्रॉक्स 1.5% इन्वेस्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मगर मुझे कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आगे देखते हैं। आसाम में हर साल फ्लड की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती है अपनी, हम इस रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना से, जिसे हम वहाँ सेंगपो कहते हैं, टी से लिखते हैं सेंगपो को, ये सेंगपो कहते हैं। तो ये कैसे वहाँ हमारी क्या कहते हैं जियोग्राफी को अफेक्ट करती है। देखिए अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए आप। आज हम इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में आप देखेंगे कभी पूछता है उन नेशनल पार्क का नाम बताइए जो नॉर्थ में पड़ते हैं। किसके नॉर्थ में पड़ते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर के। तो देखो नॉर्थ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो है ये काजीरंगा देखो साउथ में है, लिखा ऊपर है मगर ये साउथ में है। लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ में है, और दिब्रू सिखोवा साउथ में है। होलांगा पार्क गिब्बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ में। मतलब नॉर्थ में इस वाले मैप में 2 ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दिखाएं। नेक्स्ट मैप देखते हैं। अब देखिए नेशनल पार्क का ये मैप मैंने उठाया है। ये देखो रमोना नॉर्थ में है, रमोना, ये रायमोना करके नया बना है।
और मानस नॉर्थ में है, ओरांग नॉर्थ में है, नमेरी भी नॉर्थ में इन्होंने दिखाया, और इधर नमेरी दिखाया ही नहीं है, ठीक है, नमेरी नॉर्थ में। तो यहाँ पर हम चीज़ ये देख लेते हैं कि नॉर्थ में कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ते हैं, साउथ में कौन से। काजीरंगा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वन हॉर्न राइनोसोर के लिए। वन हॉर्न राइनोसोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दिब्रू साइखोवा, ये नेशनल पार्क है। ये नागा हिल है, आप जानते हैं नागालैंड से। पटकई बम, ये पटकई बम जो है नागालैंड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाता है। और यहाँ तो आप जानते ही हैं गारो खासी जयंतिया जो हिल हैं वो पड़ते हैं। आगे हिल हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें ज्ञात होना चाहिए। यूपीएससी वो चीज़ ज़रूर पूछती है कि जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। अब आगे देखिए आप, अगला हमने जैसे ही कहा था कि हम पॉलिटी थ्रो एमसीक्यू करेंगे। पूरी पॉलिटी हम एमसीक्यू के थ्रू करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि कैसे किसी भी टॉपिक को पकड़ना है। तो आगे देखिए क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें 1781 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो उस अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि कौन सा करेक्ट है इसमें। पहला देखो, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ठीक है। एम्पावर द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू कन्वीन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू हियर अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ सिविल केस। अब आप बेसिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे और आपको ज्ञात होगा कि इसका क्या किया था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बना इस एक्ट की सहायता। क्या हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंपनी में अपोजिशन होने लगा। कंपनी में जो वो लोग काम करते थे, कुछ भी करते थे, उसमें क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का दखल होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती थी। इलीगल एक्टिविटीज़ ऐसे कह सकते हैं, किसी को भी फरमान इशू कर दिया कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो इस जगह पर, जबकि वहाँ है नहीं, मतलब इलीगल ट्रेडिंग हो रही है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो रिड्यूस हो गई। गवर्नर जनरल और काउंसिल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, अपील का प्रोविज़न। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस किया है, मगर आप अपील करना चाहते हैं तो गवर्नर जनरल काउंसिल में होगा। अजीब बात है, आदमी सुप्रीम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता। अब ये पहले जब किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जब कोई चीज़ बनती है, तब उस टाइम ये मतलब दिक्कतें आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अपील जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में देखिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, अब जो है, एक्शन ऑफ सर्वेंट ऑफ अ कंपनी इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी वर एग्जेम्प्टेड। मतलब जो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो एक्ट करते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बेसिक्स क्लियर होते हैं धीरे धीरे। और गवर्नर जनरल और काउंसिल के मैटर और रेवेन्यू के मैटर सुप्रीम कोर्ट से अलग रख दिए गए। वाह, मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कॉलोनियल टाइम पे। अब एपिलेट मैंने बताई आपको, एपिलेट जुरिडिक्शन क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। मतलब एपिलेट जुरिडिक्शन को गवर्नर जनरल की काउंसिल में कर दिया था, ठीक है। और वो जो उसके रिकॉर्ड पता है, यहाँ पर एक वर्ड आया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो कोई भी कोर्ट जब अपना वर्डिक्ट देती है तो उस वर्डिक्ट को सेव करके रख लिया जाता है। तो सेम केस जब भी आता है नेक्स्ट टाइम, तो सेम केस में वही वर्डिक्ट सुना दी जाती है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। तो गवर्नर जनरल के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए कि कैसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट की पावर डिक्रीज होती चली गई। तो आज के हमने ये सारे आर्टिकल किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आगे हम बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव लाने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। आपको मैं जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सारी डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू।